फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि होंगे सीटेट और डीट प्लस बी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस के इंपॉर्टेंट नोट्स को। आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एज इट इज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो मिस ना करें एक सेकंड की भी। रियली में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने आज का जो ये पार्ट है हमारा 6th पार्ट ईवीएस नोट्स का कितना महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 5 पार्ट्स में हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 10 पार्ट्स की 10 वीडियोस का सेट है जिसमें ईवीएस कंप्लीट होगा। मिनिमम 30 में से 25 नंबर तो आप ला पाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ करके जाते हैं। 31 पेज नंबर पर चलते हैं। उससे पहले का हम अदर वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। सीटेट, टेट, डीट प्लस भी, कोई भी एग्जाम जो कि टीचिंग से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस द वॉल एक चैप्टर है। चैप्टर के नाम इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि कई बार आपको एज इट इज देखने को मिल जाता है सीटेट में, कह देता है कि भाई उस चैप्टर में क्या बात कही गई थी, तो इस तरह से कोरिलेट कर देता है। अक्रॉस द वॉल क्या है? एक चैप्टर है जिसमें बात की गई है जेंडर वॉल को क्रॉस करने की। जो सोसाइटी ने एक जेंडर का जो कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो गर्ल और बॉय के बीच में, गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के बीच में, या मेल और फीमेल के बीच में जो एक हमने इनइक्वालिटी क्रिएट की गई है, उसको क्रॉस करने की बात की गई है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट से। द नाग पांडा एंड अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम्स आर इन मुंबई। तो 2 टीम्स का नाम है, बास्केटबॉल की टीम है नाग पांडा एंड अफसाना मंसूरी। ठीक। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो एक नाम है रेलवे स्टेशन का, मुंबई में है, तो ये भी आप याद रखें। अगर सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहाँ है, तो मुंबई। डिस्कस दीज टू बिल्ड चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑन इशूज सच एज सिमिलर गेम्स फॉर बॉयज। ये जो बात है यहाँ पर बास्केटबॉल का आपको एक पॉइंट देखने को मिला, एक रेलवे स्टेशन का पॉइंट देखने को मिला। इस चैप्टर में मुंबई से रिलेटेड कुछ स्टोरीज की बात की गई है और इस चीज को दर्शाया गया है कि भाई एक तो जो रूल्स होते हैं आपके गेम्स में या आपके स्पोर्ट्स में, जो गर्ल्स और बॉयज हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। इस तरह की बातों को, इस तरह के इश्यूज को उठाया जाना चाहिए, एक टीचर के द्वारा क्लासरूम में डिस्कस किया जाना चाहिए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा के आ जाए पेडागोजी सेक्शन में कि आप एक टीचर हैं और आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर करानी है जेंडर इनइक्वालिटी पर, तो आप क्या करेंगे, या सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको बेहतर कराने के लिए, उनको सॉल्व कराने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकलवाने के लिए बच्चों को आप किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे सोशल इश्यूज में। तो आप सीधा सीधा आंसर लगाएंगे कि आप बच्चों को डिस्कशंस में इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो एक्टिव भी हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, अपने विचार शेयर करें, दूसरों के सुने, और एक टीचर भी उनको एक बेहतर फैसिलिटेट कर पाए। तो एक सीधा क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी के थ्रू पेडागोजी तक ले जाएगा अगर आप ये देख पाए, समझ पाए तो। नेक्स्ट पॉइंट है शोलापुर इज इन मुंबई। शोलापुर एक जगह है जो कहाँ है, मुंबई में। तो ये प्लेसेस भी आप याद रखें, इंडिया का मैप अच्छे से कर लें, बार बार मैंने कहा है। Try to develop an understanding in children that players are recognized by their ability to play rather than their caste or economic status। जो कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी है उसको खत्म करने के लिए आपको समझाना पड़ेगा बच्चों को कि जो भाई प्लेयर हैं आपकी टीम में, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उनको आप उनकी एबिलिटी के हिसाब से जज करें, उनकी एबिलिटी के हिसाब से पहचानें, रिकॉग्नाइज करें। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वो अच्छे प्लेयर हैं, उनकी कास्ट क्या है इस चीज पर ध्यान ना दें, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, और कैसे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, इन चीजों से भी फर्क नहीं पड़ता। और जो स्पोर्ट्स है यही चीज वो आपको सिखाता है, कोऑपरेशन सिखाता है, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है ना, ये सारी चीजें सिखाता है। हार और जीत की भावना को आप एक्सेप्ट कर पाएं, ये सिखाता है। तो ये सारी चीजें आपको मैं साथ के साथ बताते हुए चल रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले अदर क्वेश्चंस में भी। नेक्स्ट है आपका बच्चू खान प्लेग्राउंड इज इन मुंबई नेम्ड आफ्टर अ कोच मुस्तफा खान। तो ये क्योंकि पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैप्टर है, तो मुस्तफा खान एक कोच हुआ करते थे, उनके नाम पर बच्चू खान प्लेग्राउंड को बनाया गया। ठीक है, ये कहाँ है, मुंबई में है, याद रखें। दिस चैप्टर इज अबाउट क्लिम्बिंग द जेंडर वॉल मेड बाय सोसाइटी। बिल्कुल ये बात मैंने शुरुआत में डिस्कस कर दी थी कि भाई ये चैप्टर किसके बारे में है, जो सोसाइटी ने, समाज ने एक जेंडर की वॉल खड़ी कर दी है उसको लांघने के बारे में है। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है, नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, आ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी, कि जो एक सीड है, एक बीज है, वो फार्मर की पूरी कहानी बताता है। देखते हैं किस बारे में है। वंगाम इज इन गुजरात। एक जगह है वंगाम जो कहां पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका इन ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गोर्ड लौकी कोटेड विद मड।
तो पुराने टाइम में क्या था, बीजों की बहुत वैल्यू थी, सीड्स की, क्योंकि भाई जो पूरा खाना पीना था या जो भी पूरी जीवन निर्वाह होता था किस बेसिस पर होता था, खेती के बेसिस पर होता था। तो उस टाइम पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीड्स होते थे, बीज होते थे, उनको लौकी जो होता है आपका, गोट जो होता है, एक सब्जी है, उसको सुखा करके उसके एक अंदर डाल करके और कोट कर दिया जाता था मड से, कीचड़ से, ताकि वो सेफ रहें। क्या गोडाउन तो उस टाइम पर होते नहीं थे, मतलब इस तरह के जिस तरह के आज हैं, तो उनको सेफ रखा जा सके बीजों को, तो उन्हें मिट्टी से कोट कर दिया जाता था लौकी के अंदर डाल करके, ताकि बाद में जो किसान हैं उनको यूज कर पाए। नेक्स्ट है नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नीम की पत्तियां हैं आपके जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, उनसे बचाती हैं आपके बीजों को। जैसा कि हम जानते हैं नीम के अपने आप में बहुत सारे हर्बल गुण हैं, तो ये क्या करता है, बचाता है कीड़ों से बीजों को। तो जो किसान हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते होंगे पुराने टाइम पर, और आज भी करते हैं बीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से। नेक्स्ट है ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश। जो ऊंधिया नाम की एक सब्जी होती है, डिश होती है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है, पॉट जो होता है जिसके अंदर इसको बनाया जाता है उसको अपसाइड डाउन लटका करके, मतलब गर्म कोयलों पर उल्टा पॉट लटका करके इसको गर्म किया जाता है, तो इसलिए इसको ऊंधिया बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है गुजराती में अपसाइड डाउन। तो याद रखें, गुजराती की एक डिश है क्या, ऊंधिया, इसको अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है ऊंधिया इज बीइंग ईटन विद बाजरा रोटीज एंड होममेड बटर। तो ये जो ऊंधिया एक सब्जी है, इसको किस तरह से खाया जाता है, बाजरा रोटी के साथ और जो घर का बटर है, जो घर का घी है उसके साथ, कर्ड जो आपकी दही है उसके साथ, और जो मट्ठा है बटर मिल्क उसके साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऊंधिया। अगर किसी चीज के बारे में एक से ज्यादा लाइन आ रही है सेम चीज के बारे में, तो आप दिमाग में रख लें कि उसके 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन बन के आ सकते हैं, और आपको एक चूज करना होगा जो सही होगा या गलत होगा। तो ध्यान से सुने, इसको कहानी की तरह ना समझें, इंपॉर्टेंस के रूप में समझें कि भाई इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम में। नेक्स्ट है बाय ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स, क्या होता है, लैंड बिकम्स अनफर्टाइल। मतलब आप जब आप बार बार एक ही तरह की क्रॉप को, एक ही तरह की फसल को एक जमीन में उगा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लैंड है, जो आपकी जमीन है, वो कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, अनउपजाऊ बन जाएगी। ठीक है, जो भी बोलते हैं। क्रोटॉन्स प्लांट्स गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। एक प्लांट है जिसका नाम है क्रोटोन। ठीक है, ये एक सिग्नल देता है कि अगर आपकी जो लैंड है, जो आपकी जमीन है, वो ड्राई मतलब सूख गई होती है, तो ये एक सिग्नल देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये जो क्रोटोन प्लांट है, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाती जमीन में और ऊपरी ही सतह पर रहती है। तो जब ऊपरी सतह पर रहेंगी जड़, तो क्या होगा, जब ऊपर तक आपकी लैंड, आपकी जमीन कैसी होगी, सूख चुकी होगी, तो ये प्लांट कैसा होगा, एकदम मुरझा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, ये पूरी लाइन इसी को समर्पित थी, ये आप खुद पढ़ें। क्लियर है बात। ये क्रोटोन प्लांट क्या करता है, सिग्नल देता है कि भाई आपकी जमीन हो गई है सूखी, क्योंकि ये ज्यादा डीप में तो जाती नहीं है इसकी जड़ें, तो ऊपरी सतह भी जब क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो इस प्लांट को मुरझाने का मौका मिल जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट है आपका द अर्थ वॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल्स। जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, जो सॉइल है, आपकी जमीन है, उसको सॉफ्ट कर देते हैं और डिग करते रहते हैं अंदर और टनल बना लेते हैं अपने घूमने फिरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है हुज फॉरेस्ट, मतलब ये जो जंगल हैं ये किसके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें राइट्स के बारे में बात हुई है और भी कई चीजों के बारे में बात हुई है। कुडुक क्या है, कम्युनिटी है, बिल्कुल याद रखें, हमने पहले एक और कम्युनिटी पढ़ी थी चंगथांग, ये दूसरी कम्युनिटी है कुडुक। वो क्या थी, वो एक जनजाति प्रजाति थी। कुडुक क्या है, कम्युनिटी है आदिवासी लोगों की। ठीक है, जो कहाँ मिलते हैं, झारखंड में, याद रखें बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस, माइंस आर बीइंग डग। जो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है, जंगल हैं, वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह पर माइंस, हम ह्यूमन बींग्स खोदते जा रहे हैं, माइंस को बनाते जा रहे हैं, डैम्स को बनाते जा रहे हैं, तो जो जंगल है उसको हम काटते जा रहे हैं। नेक्स्ट है तोरांग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। तोरांग क्या है, एक वर्ड है कुडुक लैंग्वेज में। कुडुक लैंग्वेज कहाँ पर पाई जाएगी, झारखंड में, जहाँ आदिवासी लोग रहेंगे, कुडुक कम्युनिटी रहेगी। ठीक है, तो तोरांग कहा जाता है जंगल को कुडुक लैंग्वेज में। याद रखें, ये पॉइंट्स आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कम से कम देखने को, और आपको पहचानना होगा चौथा गलत कौन सा है, कुडुक के बारे में या आदिवासी लोगों के बारे में या इस ट्राइब के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वाज मेड इन 2007। तो RFA एक एक्ट है, जैसे राइट टू एजुकेशन है 2009 वाला, इसी तरह से राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है 2007 का। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कि भाई ऐसे लोग जो 25 साल से अधिक समय से एक जंगल के अंदर रह रहे हैं, तो वो जंगल उन्हीं का है, उनको आप वहां से नहीं हटा सकते, नहीं निकाल सकते। ये नहीं कह सकते कि कहीं और जाके बस जाओ, ये जंगल आपका नहीं है, ये सरकार का है,
आप उनको वहीं रहने देंगे, ठीक है। और ऐसी जगह को कौन प्रोटेक्ट करता है? वहाँ की ग्राम सभा प्रोटेक्ट करती है। तो ध्यान में रखें, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के हिसाब से जो वन्य जीवन को प्रोटेक्ट करने का एक राइट है 2007 का, उसके अंदर ये बात कही गई है कि 25 साल तक अगर कोई लोग या कोई कम्युनिटी एक जगह पर किसी फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनको आप हटा नहीं सकते, वो जंगल उनका है। मतलब ये नहीं है कि वो कल को बेच देंगे, लेकिन वो रह सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट है, द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। ऐसी जगह, ऐसी लैंड जहां पर हम 1 tin के बराबर सीड्स को, बीजों को ग्रो कर सकते हैं, 1 tin ऑफ लैंड कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। जो सूर्य नामी की एक स्टोरी दी गई थी बुक में एक छोटी सी जगह पर, और ये स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है जिसमें एक बच्ची कुछ बेहतर करती है स्कूल में जाकर के, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपका मन हो। बट मेन चीज ये है ध्यान में रखने वाली कि सूर्यमणि क्या है, एक ट्रू स्टोरी है। सूर्यमणि क्या है? गर्ल स्टार है, ठीक है। गर्ल स्टार एक कैंपेन है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों को सुनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। तो ये बातें आप ध्यान में रखें और बच्चों को एनकरेज करेंगे इस चैप्टर के थ्रू, एक टीचर, कि भाई वो इमेजिन करें कि बिना जंगल के हमारा जीवन कैसा होगा, है ना। और अगर ट्री ना हो तो क्या हो सकता है, आप कैसे ट्रीज को प्लांट कर सकते हो, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ये सब बातें आपको क्लास में डिस्कस करनी चाहिए, बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना चाहिए। ये आपको पेडागोजी में हेल्प करेंगी। मेरी 1-2 लाइन जो थी, ये ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखें। ये जो छोटे छोटे नोट्स हैं एनसीईआरटीज़ में, इनमें बहुत ज्ञान है आपकी पेडागोजी सेक्शन के लिए, तो इनको इग्नोर ना करें। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका झूम फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, हर जगह पर। झूम फार्मिंग क्या है? पढ़ते हैं। झूम की खेती इसको बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, ठीक है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक फसल को काटने के बाद एक जो लैंड है, मतलब कि जो आपकी जमीन है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बिना कुछ उगाए। ये एक तरह की फार्मिंग है, एक तरह की फसल उगाने का एक तरीका है झूम फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, आपने एक तरह की फसल को उगाया और कुछ साल तक ऐसे ही उस जमीन को छोड़ दिया, कुछ बोया नहीं उस पर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जो उसमें अपने आप कुछ तो पौधे वगैरह, कुछ घास फूस, कुछ बैम्बू वगैरह जो भी उग जाएंगे, उसको क्या करेंगे आप? निकालेंगे नहीं, मतलब उसको उखाड़ेंगे नहीं, ऐसे ही क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे उस जमीन में और आग लगा देंगे, ठीक है। तो जो बैम्बू होते हैं और जो वीड्स होते हैं, उनको आप ऐसे ही कट करके आग लगा देते हैं, उनको उखाड़ते नहीं है। इससे क्या होगा, ये जो राख होगी जो आपने आग लगाई है बैम्बूज में, मतलब बांसों में और वीड्स में, इसकी जो राख होगी वो उस लैंड को, उस जमीन को क्या कर देगी? फर्टाइल कर देगी। ये एक प्रकार का क्या है? फार्मिंग है, झूम फार्मिंग, याद रखें ये चीज। नेक्स्ट है, व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप नॉट प्लव्ड। तो जब ये जो आपने आग लगा दी और ये जो राख थी इसने फर्टाइल कर दिया जमीन को, फिर आप क्या करते हैं, जब आपकी लैंड जो है रेडी हो गई फार्मिंग के लिए, फसल उगाने के लिए, तो आप इसको बस हल्का हल्का डग करते हैं, हल्का हल्का खोदते हैं, प्लफ नहीं करते, इसको पूरा जोतते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं भाई, जितने भी अनवांटेड प्लांट वहां पर उग जाते हैं उनको हटाते नहीं है, क्योंकि वो भी हेल्प करेंगे। जब उनको काट दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी तो वो भी फर्टाइल बनाएंगे जमीन को, सो दैट दे गेट मिक्स्ड। वो मिक्स होकर के क्या करेंगे? सॉइल को फर्टाइल कर देंगे। ये बात हम समझ चुके हैं, इस पर और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दिस इज बीइंग डन इन मिजोरम। तो झूम फार्मिंग कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। इसके अंदर क्या होता है, लैंड को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो उसमें उगता है उसमें आग लगा दी जाती है, कट कर दिया जाता है, ताकि लैंड क्या बन सके? फर्टाइल बन सके। जो मेन क्रॉप उगाई जाती है यहाँ पर मिजोरम में, कौन सी है? राइस। नेक्स्ट है, द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज राइपन्ड एंड दे डू श्रू अ डांस होल्डिंग बैम्बूज। मतलब कि इस एरिया में क्या होता है मिजोरम में, जो इनकी क्रॉप है, जो इनकी फसल है, जो जब वो पक जाती है तो लोग बैम्बूज, मतलब कि मिजोरम में भाई बारिश होती है, वहां पर बांसों का काफी खेती वगैरह है, तो इन बांस के साथ बैम्बूज को पकड़ करके वो डांस करते हैं, इसकी खुशी मनाते हैं कि उनकी जो फसल है वो पक चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर है लाइक फादर लाइक डॉटर। पढ़ते हैं फटाफट से, मेन चीजें देखते हैं। और वी एक्वायर सर्टेन ट्रेट्स एट बर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड सर्टेन थिंग्स और स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। तो इसमें बात की गई है कि एक पिता के जैसी एक बेटी, मतलब जो आपकी संतान है वो आपके जैसी होगी। तो हेरिडिटी के बारे में बात की गई है कि जो कुछ चीजें, कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं जो हम जन्म से अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी स्किल्स हो सकती हैं जो हम एनवायरमेंट से, कुछ ट्रेट जो हम अपने पेरेंट्स से, हेरिडिटी से एक्वायर करेंगे, और कुछ स्किल्स जो हमारी स्किल्स होती हैं वो हम अपने एनवायरमेंट से करते हैं एक्वायर। पोलियो क्या है? एक वायरस है, ना कि एक हेरिडेटरी या इनहेरिटेड बीमारी है, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स से नहीं आती, पोलियो आपको एक वायरस से फैलता है। तो ध्यान में रखें, पोलियो क्या है? एक इनहेरिटेड या हेरिडेटरी प्रॉब्लम नहीं है, वायरस है।
नेक्स्ट है, डॉक्टर कैन बी इन्वाइटेड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज डिजीज। जैसे कि पोलियो जैसी डिजीज हैं या कोई भी ऐसी डिजीज जो किस कारण से होती हैं, एक डॉक्टर को आप क्लासरूम में बुला सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब ये कौन सा रिसोर्स है? ये कम्युनिटी रिसोर्स है जिसको आप एनवायरमेंटल स्टडीज में या अदर सब्जेक्ट में जहां पर भी यूज करते हैं कम्युनिटी से, मतलब आपके समाज से लोगों को बुला करके स्कूल में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन कराते हैं, बच्चों को समझाने का मौका देते हैं उस व्यक्ति को जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या बताएगा, डिजीज के बारे में बता सकता है, किसी के पापा डॉक्टर हैं बच्चे के, या आपने सोसाइटी में किसी डॉक्टर को बुला लिया या किसी किसान को बुला लिया, वो खेती के बारे में बता देगा, तो उससे बच्चों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा। कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं इनको, ईवीएस में ध्यान में रखें, ये बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1822। मेंडल का नाम आपने सुना होगा, मटर के पौधों पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 के अंदर, और इन्होंने 28,000 प्लांट्स, जो 28,000 पौधे थे, एक गार्डन में, एक मोनेस्ट्री के गार्डन में, उन पर एक्सपेरिमेंट किए। और इन्होंने देखा कि भाई जो पी प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं मटर के, उनके अंदर कुछ प्रकार के ट्रेट होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक तो विच कम इन पेयर्स, उनके पेयर्स में आते हैं, जैसे कि एक सीड जो है या तो रफ होगा एक मटर के पौधे का या फिर स्मूथ होगा, ठीक है, तो ये किसी वजह से है, ये हेरिडिटी से है। ये बात उन्होंने जानी कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है और इंसान का बच्चा इंसान होता है, क्यों होता है, ये बात उन्होंने पता लगाई। किसके थ्रू? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो उनकी डेथ के बहुत बाद में पता लगाया गया। ये जो नेक्स्ट पेज है, चलो इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, आज यहीं तक रहने देंगे, 35 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पेज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है आई थिंक। एक्सपेरिमेंट्स विद पीज, तो फटाफट से बात करेंगे भाई। 1822 में ग्रेगर मेंडल का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया के अंदर, और ये बहुत इंटरेस्टेड थे पढ़ाई को लेकर, लेकिन एग्जामिनेशन से इनको डर लगता था। और यहाँ पे बच्चों की समझ के लिए, बच्चों को कनेक्ट करने के लिए किताब से ये लिखा हुआ है, ओ यू टू फील द सेम, कि मतलब जैसे आपको अपने एग्जाम से डर लगता है, वैसे ग्रेगर मेंडल को भी अपने एग्जाम से डर लगता था, लेकिन वो बहुत एक बड़े आदमी बने और उन्होंने कुछ अच्छा किया। तो ये बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए, बच्चों को उनकी भाषा से, उनकी फीलिंग्स से जोड़ने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस का एनसीईआरटीज में इस्तेमाल हुआ है। तो आप ध्यान में रखें बुक के बारे में भी कि बच्चों की समझ को बढ़ाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है एनसीईआरटी किताबें, ठीक है। और ये जो ग्रेगर मेंडल थे, इन्होंने मंक मतलब कि एक साधु बनने का सोचा था, इसलिए एक मोनेस्ट्री में गए और वहां इन्होंने 7 साल तक 28,000 पौधों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, देखा कि इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या रीजन है, क्या डिफरेंट है ना। और उन्होंने एक अलग ही तरह की डिस्कवरी की और जीन्स वगैरह के बारे में बताया। और ये जो बात है, ये जो उनका सिद्धांत है, उनकी डेथ के बहुत साल बाद समझा गया। उस टाइम के साइंटिस्ट इस बात को नहीं मान रहे थे। क्लियर है बात? तो इन्होंने कुछ ट्रेट के बारे में बात की कि भाई जैसे पौधों में, मटर के पौधों में कुछ स्पेसिफिक ट्रेट होते हैं कि जो येलो पौधा है, तो येलो और ग्रीन, मतलब येलो पौधा है और या तो वो येलो है या फिर ग्रीन है, दोनों का मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। क्लियर बात? एक पौधा टॉल है मतलब लंबा है, एक छोटा है, तो ये किसी रीजन से है, ये जेनरेशन की वजह से है कि जो उन पौधों के बीच में जब रिप्रोडक्शन कराया गया तो देखा गया कि भाई या तो वो रफ थे, या वो स्मूथ थे, या वो लंबे थे, या वो छोटे थे। तो ये किस वजह से हो रहा था? ये उनकी जो पहली जनरेशन थी उसके रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा था। तो हेरिडिटी का पता लगाया इन्होंने। ये 1-2 लाइन है, इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन कैसे चेंज होती है और क्या कलर वगैरह, क्या जो ट्रेट्स हैं हम अपनी हेरिडिटी से, अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, इस बारे में इन्होंने बात की। किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो यहाँ तक का काम आज हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं और कुछ 4 वीडियोस का सेट और बचता है और आपके जो एक अच्छी प्रिपरेशन है वो हो जाएगी ईवीएस को लेके। उसके बाद हम ये जो आपकी पीडीएफ है उसको भी शेयर कर लेंगे आपस में, ताकि आप घर पे बैठ के उसको रिवाइज कर पाएं। क्लियर है बात? वीडियो लाइक करके जाएं, शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टेट या सी टेट के लिए, DEET+B के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताएं कुछ भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।